चलिए परमेश्वर का नाम लेकर के हम नए सत्र का आरंभ करते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान को याद करते हुए जिन्हों के मेल और फीमेल के शरीर से बना हुआ ये अर्धनारीश्वर शरीर और हम सभी के अंदर एक अर्धनारीश्वर समाया हुआ है। हर स्त्री में एक पौरुष छुपा हुआ है और हर पुरुष में स्त्रैण गुण भी छुपा हुआ है। इस अर्धनारीश्वर के कंसेप्ट से ही इस संसार का सृजन होता है और ये जगत चलायमान होता है। इसको एक अच्छा स्वरूप प्रदान करने के लिए स्त्री और पुरुष के मिलन को एक सम्मानजनक स्थिति को बनाए रखने के लिए, समाज में एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विवाह जैसी संस्था को इजाद किया गया। इजाद का मतलब है उसका आविष्कार किया गया, एक तरह से उसकी खोज की गई और जो कि आज तक यह चल रही है। सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा नाकामयाब ये विवाह की संस्था मानी जाती है। वेदों में विवाह को धर्म का कर्म माना गया है। मीन्स इट्स ए स्पिरिचुअल एक्ट। दो लोगों का मिलना और दो लोगों के मिलवाने में आपका सहयोग होना, इट्स कॉल्ड ए स्पिरिचुअल एक्ट। कि लोगों के घर को बसाना, शुद्ध भाषा में कहा जाए कि लोगों का घर बसाना और लोगों के घर बसाने में उनकी मदद करना, हमारे भारतीय जो वेद शास्त्र हैं उसमें इसे पुण्यदायक कर्म कहा गया है, अर्थात एक गुड कर्मा इसे माना गया है। तो आज हम जो इस विवाह के सत्र को लेकर के चल रहे हैं, को अलग से पढ़ाने की क्या आवश्यकता हुई, ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। इस विषय को अलग से अध्ययन बहुत ही जरूरी है। वैसे तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में या एडवांस में आप लोगों को पता है ही कि सप्तम भाव से हम विवाह को देखते हैं, पर कुछ मिथ्स हैं विवाह को समझने में, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं विवाह को लेकर के जो क्लियर करने बहुत जरूरी है। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं विवाह को लेकर के कि ये दो शरीरों का मिलन है या दो आत्माओं का मिलन है या दो दिमाग का मिलन है, मतलब दो ब्रेन आपस में मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब हम कोई अच्छी बात करते हैं तो हम कहते हैं दो आत्माओं का मिलन है, दो सॉल आपस में कंबाइन होते हैं। और हमारा ज्योतिष शास्त्र उससे भी 4 कदम आगे बढ़ जाता है। वो कहता है ये जो आत्माओं का मिलन की जो चर्चा हो रही है, एक्चुअली में ये 7 बंधों का, 7 जन्मों का बंधन है। अब आप शब्द को सुनना, 7 जन्मों का बंधन है और इस जन्म का गठबंधन है। तो आज हम सप्तम भाव को यहीं से चर्चा को आरंभ करेंगे कि ये बंधन भी है और गठबंधन भी है। और ये गठबंधन और गठबंधन क्या है? ग्रहों के आईने से, राशियों के आईने से, नक्षत्रों के आईने से कैसे समझे कि ये गठबंधन या बंधन अच्छा है या बुरा है। कभी कभी जब हम हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को नेगेटिव पॉइंट पर देखते हैं, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो हमें लगता है कि हम इन दो में से कोई एक व्यक्ति मूर्खता कर रहा है। तो हमें लगता है कि या तो स्त्री गड़बड़ कर रही है या पुरुष गड़बड़ कर रहा है, या कई बार लगता है दोनों ही मूर्ख हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि झगड़ा तो होना नहीं चाहिए विवाह में। ऐसी हमारे भारतीय समाज की तो खास करके ये मान्यता है कि पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, या तो दोनों मूर्ख हैं
नहीं, कोई एक तीसरी पार्टी उसको लड़वा रही है उन दोनों को, जो उनको आग में घी डालने का काम कर रही है और जिनकी वजह से वो फाइट कर रहे हैं, और हम उसको उसी लेवल पर सुलझाने का प्रयास करते हैं, पर वो प्रयास अक्सर असफल होते हैं मोर देन 90% केस में। मेरा अपना मानना है कि विवाह को सबसे ज्यादा एक ऐसी संस्था है जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये केवल भारत देश का ही मामला नहीं है, जो अपने आप को बहुत एडवांस कंट्री मानते हैं वहां पर भी मैरिज अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन। इतनी महान संस्था को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है। आपके पूरी सोसाइटी में इतना बड़ा कंसेप्ट है विवाह को, और पर इसका कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। विवाह के मामले में हम लोग मानते हैं कि यार ये तो सहज समझ जाने वाली क्रिया है, विवाह कोई खास वो नहीं है, जो बस एक बार शादी कर दो सामने वाला खुद समझ जाएगा। पर कोई फॉर्मल एजुकेशन विवाह के बारे में पूरी दुनिया में कहीं नहीं दी जाती, और जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन मानते हैं उसे हम सेक्स से रिलेटेड मानते हैं, शरीरों के मिलन से रिलेटेड मान लेते हैं, और यहीं पर हमें चूक हो जाती है, हमसे गलतियां हो जाती है, और हम विवाह को समझ ही नहीं पाते, जिसके कारण समस्याएं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आप जितनी भी समस्याएं आज के दौर में मैरिज को लेकर के देखते हैं, तो उसके दो रीजन सबसे बड़े हैं। एक तो आपका प्लेनेटरी कंपोजिशन तो है ही है, उसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, अवॉइड कर ही नहीं सकते, और दूसरा है हमें आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं कि ये विवाह होता क्या है, विवाह को निभाना कैसे चाहिए, विवाह में आगे बढ़ना कैसे चाहिए, विवाह में किसकी जिम्मेवारी है और किसकी नहीं जिम्मेवारी है, और किसकी क्या क्या जिम्मेवारी है। जब व्यक्ति एक नई नौकरी की तलाश करता है और नौकरी मिल जाने पर सबसे पहले बॉस उसको समझाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी ड्यूटीज क्या क्या है। हम कभी किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो पहले दिन समझा देते हैं कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, और हमारे घर परिवारों में हर चीज गलत ही समझाई जाती है। लड़की को समझाया जाता है कि तेरे को बर्तन कैसे साफ करने हैं, भोजन कैसे बनाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, और रिश्तेदारों का रेस्पेक्ट कैसे करनी है, जिसका कि विवाह से कोई लेना देना नहीं है। पर उसको नहीं समझाया जाता ये जो लड़का है इसको टैकल कैसे करना है, उसको कोई नहीं समझाता। सेम लड़के के साथ समस्या है। लड़के को तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक लकी ड्रा की तरह कुछ निकल आया है, अब वो स्क्रैच करेगा उसके बाद समझ में आएगा कि यार क्या निकला क्या नहीं निकला है, और हुआ है तो उसके साथ क्या हुआ है। उसको 1 साल तक समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये समस्या इसलिए है क्योंकि लड़के को भी नहीं सिखाया गया कि तेरे को अपनी वाइफ के साथ ट्रीटमेंट क्या देना है, ये वाइफ होती क्या है, इसको आपकी क्या जिम्मेवारियां बनती हैं। अगर हमारे परिवारों में बच्चों को ये जिम्मेवारियों के बारे में चर्चा की जाए और हमें बताया जाए कि ये विवाह क्यों जरूरी है, तो वो बच्चा काफी हद तक निभाने की बातें सोचेगा। पर हमारे यहाँ पर तो हम सोचते हैं यार विवाह के बारे में हम क्या बताएं, क्योंकि हम यहाँ पर कोई सेक्सुअल बात नहीं कर सकते, पर वहां पे सेक्सुअल कंसेप्ट तो है ही नहीं, क्योंकि सेक्सुअल कंसेप्ट तो पशुओं में है, इंसानों में है, तो वो काम तो पशु भी कर लेते हैं। तो यहाँ हम इन्हें क्या बताएं, और वो नैसर्गिक है, नैसर्गिक मैंने नेचुरल है। पर पता चलता है कि यहाँ मामला तो वो है ही नहीं। शारीरिक मिलन की तकलीफों के मामले तो मात्र 1 या 1.5% है पूरे। मामला कहां बिगड़ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग का। जब दो व्यक्ति आपस के इमोशंस को नहीं समझ पाते, और फिर हमारे ऊपर से चौधराहट इस बात की है
कि दोनों को भागने नहीं देंगे, अब बाड़े में फंस गई है। बाड़े में तो ले आए, मतलब आपने एक मकान में तो बंद कर दिया, खबरदार कोई भाग गया तो दोनों में से उसकी खैर नहीं होगी। जैसे मास्टर जी कहते हैं अब स्कूल में तो आ गए, पर अगर छुट्टी होने से पहले भाग गए तो फिर देखना टांगे तोड़ दी जाएंगी तुम्हारी। तो बंदा और भी डर जाता है, वो वेल डिसिप्लिन में आ जाता है और वो सोचता है यही घर गृहस्थी है। अब घर गृहस्थी के लिए वो हैबिचुअल हो जाते हैं, रिलेशनशिप बनाने के लिए तो वो चलो एक नॉर्मल वे में आ जाते हैं, पर इमोशंस का मैटर का क्या, यानी कुंडली के हिसाब से कहूं चंद्रमा का क्या, उस जिसके कारण हमारा तो विवाह हुआ। चंद्रमा ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, विवाह के लिए उत्तरदायी प्लेनेट है। मून, अब मून कह लो या मूड कह लो, अब दोनों में से बात एक ही है। बचपन में मून ही था जिसने हमें समझा के रखा था कि कोई आएगा हमारी जिंदगी में जिससे हम हर बात शेयर करेंगे, वो हमारा परम दोस्त होगा, और दोस्त होगा तो हमें डर नहीं होगा। दोस्त से हम हर बात को शेयर करते हैं, दोस्त से हम बिना भय के कि ये हमारी बेइज्जती करेगा या हमारी बात को बाहर अब बाहर कर देगा, कुछ नहीं। हमें लगता है अगर हमने कोई गलती हो भी गई तो उस गलती को ढक देगा और उल्टा हमें सपोर्ट करेगा। हम गलती करेंगे और ये मदद करेगा। ये हमारी हर दोस्त से एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे हम कहते हैं यार तू तो हमारा दोस्त था, मैं गलत भी था, कोई बात नहीं, सपोर्ट मेरे को ही करना चाहिए था तुझे। हमारे जो दो लड़के लड़के जब लड़ लेते हैं तो वो कहते हैं यार कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त था। अगर उसका दोस्त कहते यार तू गलती पे था, वो कहेगा फिर क्या हो गया, मैं गलती पे तो था, पर मदद तुझे मेरी ही करनी चाहिए थी। पर हम भूल जाते हैं पति पत्नी के मामले में, हम दोस्ती भूल जाते हैं। हम पत्नी की गलती को एक लाल रंग की डायरी बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं कि ये तो ये गलती करती है और अब इसको उजागर करना है, हाईलाइट करना है। सेम फिर लड़की भी इसी में एक काले रंग की डायरी बनाती है, ब्लैक कलर की। वो लाल रंग की बनाता है, वो ब्लैक कलर की एक डायरी बनाती है और उसमें लिखती है कि पति कहां पर निकम्मा है और मेरे मन का मीत नहीं मिला। मन का मीत नहीं मिला, लड़की हमेशा एक बात कहेगी, मन का मीत नहीं मिला। फिर चंद्रमा, सबसे बड़ा मिथ हमारे ज्योतिष में यही है, चंद्रमा को विवाह के समय सबसे ज्यादा इग्नोर कर दिया जाता है। चंद्रमा को केवल मुहूर्त के समय ही इस्तेमाल किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो पति पत्नी इस्तेमाल करते रहते हैं, हमारी राशियां नहीं मिली, हमारा मन नहीं मिला, हमारे गण नहीं मिले। राजस्थान में कह देते हैं भाई छोरा छोरी के गण नहीं मिले। गण नहीं मिले का मतलब मन नहीं मिला। हाँ, गण नहीं मिला मतलब मन नहीं मिला, और मन नहीं मिला ज्योतिष की भाषा में चंद्रमा नहीं मिला। जिस चंद्रमा के कारण, चंद्रमा ख्वाबों का प्लेनेट है और ख्वाब में ही हमने अपने जीवन साथी को ढूंढा है। ख्वाब में ही हमने एक इमेज बनाई है कि यार मेरा पति ऐसा होगा, मेरी पत्नी ऐसी होगी, और उस ख्वाब के साथ हम मैच करते हैं चीजों को कि क्या वो मैच करता है जो मैंने ड्रीम लिया। नहीं मिलता है, कईयों का बहुत ज्यादा मिलता है। बस यही फर्क है चंद्रमा के मिलने का और चंद्रमा के ना मिलने का। ये कसूर तो वैसे देखा जाए तो कुंडली मिलाने वाले व्यक्ति का है। जब मैच मेकिंग की जाती है उस समय चंद्रमा पर ध्यान नहीं दिया जाता, सारे टूट के पड़ते हैं सप्तम भाव पर। जबकि सप्तम भाव विवाह के 7 फेरे कराने का एक प्रोसेस है, या विवाह में कबूलनामा कबूल 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 करवाने का एक प्रोसेस है। इससे ज्यादा उसका कुछ है ही नहीं। सप्तम भाव तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आप नया व्यापार शुरू करते हो, दो लोग आपस में पार्टनरशिप करते हैं तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक मेमोरेंडम साइन होता है। तू क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, मैं इतनी पूंजी लगाऊंगा, तू इतना काम करेगा, तू सुबह आएगा, मैं शाम को आऊंगा, तू सेल्स देखेगा, मैं मार्केटिंग देखूंगा, एक्स वाई जेड कुछ। दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टनर्स। सेम जो सप्तम भाव है
वो हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है कि भाई तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना। पर कमाल की बात, वहां पर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। वो दिक्कत आती है, हमें जब शादी के फेरों में जाते हैं तो हमें दोनों पति, लड़के को लड़की को समझा के भेजा जाता है, तुझे सिर्फ हाँ करनी है, यू हैव नो ऑप्शन टू डू द प्रेस द बटन ऑफ नो। आपने नो का बटन नहीं दबाना। मुसलमानों के कहा जाता है तुझे कबूल है बोलना है, और हिंदुओं में कहा जाता है हाँ मंजूर है, मतलब वो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए लड़का लड़की अक्सर शादी के फेरों में सो जाते हैं। लड़की तो आखिर झटके लेने लग जाती है, क्योंकि घूंघट किया हुआ होता है, बस फोटो खींचने के लिए आजकल घूंघट नहीं होता, पहले आराम से सो लेती थी, एक नींद निकाल लेती थी कि चलो एक नींद यहीं पूरी कर लो। तो इसलिए जो पंडित जी बोल रहे हैं या मौलवी बोल रहा है, वो बातें उनके सिर के ऊपर से जाती हैं, क्योंकि वो सुनना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन। जब नो ऑप्शन है तो फिर सुनना भी काहे को। अब वो जहां पर भी करना है साइन ही कराना आंख बंद करके, तो वहां पर भी आंख बंद करके, जबकि मेरा मानना है वहां पर उन्हें जगाना है, उन्हें बताना है कि ये राइट समय है जब आपको इन 7 फेरों का मकसद और 7 वचनों का महत्व को समझना है। अगर व्यक्ति अपने इन 7 वचनों को और 7 फेरों की मकसद को समझ जाए तो शायद विवाह की समस्याएं कुछ कम हो सकती हैं। मैंने ये कोर्स अलग से मैं हमेशा कराता हूँ, ऐसा नहीं कि आप ही लोगों के साथ, आपसे पहले भी कुछ लोग हैं इसमें शामिल हैं, उनको भी मैंने अलग से ही कराया। मेरा ये मानना है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस ब्रेन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसके लिए 1 या 2 चैप्टर या 1 या 2 क्लास करके इतिश्री कर देना इस सब्जेक्ट के साथ दुराग्रह हो जाएगा। दुराग्रह का मतलब होता है उसके साथ, बेचारे के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। कई शब्द मेरे संस्कृत के हैं, कई हिंदी के हैं, कई जो है ना उर्दू के हैं, तो कई बार मैं भी फंस जाता हूँ बोलने के बाद। पर कोई बात नहीं, अब मैंने ध्यान दिया है, मैं ऑनलाइन में काफी अलर्ट हो गया हूँ आप लोगों के प्यार के कारण, कि आप लोगों ने मुझे बताते रहते हो कि भाई वहाँ पे वो शब्द नहीं आया, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई कई बार शब्दों की भी हेर फेर हो रही है। क्योंकि मेरे जिस तरह की चीजें मैंने पढ़ी है या समझी है, उसमें उर्दू की शब्दावली हिंदी और संस्कृत का एक मिक्स टाइप है। तो उसके लिए मैं उर्दू के शब्दों को या संस्कृत के शब्दों को जरूर डिफाइन करूंगा, क्योंकि विवाह के संबंध में कुछ शब्द ऐसे हैं जो नए आ सकते हैं आपके लिए, तो उसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने डेली रूटीन लाइफ में अपने बच्चों को नहीं सिखाते, और हमें माता पिता को लगता है यार ये विवाह माता पिता के कहने का विषय नहीं है, या तो ये बच्चे खुद सीखेंगे, या बुक्स हैं या दोस्त हैं। कि दोस्त तो भाई बिल्कुल कैसे करेंगे, एक अनसिक्तड़ आदमी एक अनसिक्तड़ आदमी को क्या सिखाएगा। एक वही वाली बात होगी कि आपने एक नई दुकान खोलनी है और आपके पास 3 ऑप्शन है कि 3 लोगों से सलाह लेनी है। एक वो जिसकी दुकान ओपन है और चल रही है, बड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है। दूसरा आपके पास है एक व्यक्ति, वो है जिसने दुकान खोलनी है, सेम धंधा करना पर दुकान खोलनी है पर खोली नहीं है। तीसरा वो धंधा है, तीसरा वो बंदा है जिसने अभी अभी खोली है पर जिसका एक्सपीरियंस कोई खास नहीं है, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। तो आपसे पूछे कि भाई किससे आप सलाह लोगे, तो आप में से सभी लोग समझदार हो, आप लोग कहेंगे कि साहब जिसकी दुकान बड़े फराटे से चल रही है सलाह उसी की लेनी है। पर हम मानते हैं दोस्त की सलाह लो जिनकी दुकान खुली ही नहीं है खुद की, जिन्होंने खोलनी है। भाई शादी उन्होंने भी करनी है, उनके पास भी कुछ नहीं है, उनके पास भी अठन्नी नहीं है। हम सलाह मैक्सिमम उन लोगों की ले रहे हैं जिनकी खुद की दुकान नहीं खुली, या उनकी ले रहे हैं जिनकी अभी अभी दुकान खुली है, 3 महीना, 6 महीना, साल भर हुआ है, जो अभी तक खुद गोल गोल घूम रहे हैं, जिन्हें खुद को नहीं समझ में आ रहा है ये विवाह हो क्या गया, जिनको साथ लग रहा है कि यार ये क्या हुआ, वो खुद अभी तक शौक में है और हम उनसे सलाह लेना चाह रहे हैं।
तो सलाह गलत भी मिल सकती है, ठीक भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर चली चलाई दुकान उनकी है जो 50 साल की उम्र को पार कर गए, जिनका 20 साल का, 25 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया और जो सक्सेसफुली चला रहे हैं, वो बोलना बंद कर देते हैं। वो तो कहते हैं हम तो सीनियर हो गए, बच्चे से कौन बात करे, कल को पता नहीं क्या बात पूछ ले तो हम तो भाग खड़े होंगे। इन्हीं सब दकियानूसी विचारों के कारण हम अपने बच्चों को एक नरक में धकेलने का कार्य करते हैं। वन साइडेड बातें बताते हैं या बताते ही नहीं, दो में से एक काम करते हैं। उसके बाद जब हम मैदान में कूदते हैं, जब सब कुछ खेल बिगड़ चुका होता है और फिर हमारी मैदान में कोई नहीं सुनता, जब वो दोनों लोग कहते हैं अब तो हमने इनकी शक्ल भी नहीं देखनी एक दूसरे की, फिर बड़े बुजुर्ग कहते हैं नहीं बेटा निभाना चाहिए, फिर वो कहते हैं अब हम तुम्हारी नहीं सुन। ये वो एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये एग्जाम की तरह लिया जाने वाला मसौदा है, पर एग्जाम तो इसको समझा ही नहीं जाता। जिसकी शादी होनी है वो कहता है एंजॉय है, माँ बाप कहते हैं हमारी जिम्मेवारी है, इसको पूरा कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने एंगल से देख रहा होता, विवाह के एंगल से कोई नहीं देख रहा होता कि निभाना कैसे है। सबसे ज्यादा दुर्गति तो मैच मेकिंग के दौरान की जाती है और बड़े अच्छे अच्छे तर्क दिए जाते हैं कि राम जी की कुंडली मिलान नहीं हुई थी क्या, क्या हुआ था, बड़ा अच्छा तर्क आएगा उसी समय। हमारी कौन सा कुंडली मिला करके शादी हुई थी, हम तो चला रहे हैं ना। कोई नहीं बताता तुम चला तो रहे हो, पर तुम्हारी क्वालिटी ऑफ मैरिज क्या है, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करता। एवरीवन इज लिविंग विद द मास्किंग, हर किसी ने नकाब ओढ़ लिया है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को किसी को बताना पसंद नहीं करता है, खास करके नौजवान बच्चों कि उनसे क्या गलतियां हुई और कैसे उनको सुधारा। दोनों ही बातें बच्चों को बताई जानी चाहिए, तो उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो है ही नहीं विवाह का। आप कोचिंग सेंटर खोल लो, लोग सोचेंगे क्या कहा, वात्स्यायन काम सूत्र का कोई आप कोई टॉपिक छेड़ के बैठ गए, पक्का यही क्लासेस चल रही होंगी। मुद्दा वो नहीं है। आपको जेनेटल ऑर्गन्स की जानकारी देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। जानकारी देनी है मानसिक स्तर पर, उन्हें मेंटली प्रिपेयर करना है फॉर मैरिज, उन्हें समझाना है नॉलेज के लेवल पर कि प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, प्रैक्टिकल फैक्ट्स क्या होते हैं मैरिज में, और आपको उनको टैकल कैसे करना है, जो अक्सर नहीं समझाए जाते हैं। बच्चों को इतनी बात जरूर की जाती है, लड़की को समझाया जाता है दूल्हा बड़ा अमीर है, पैसे वाला है, दुबई में बसा हुआ है, अमेरिका में नौकरी करता है, एमएनसीज के अंदर इतना पैकेज है, गाड़ी बाप की है, इकलौता लड़का है, और तुझे क्या चाहिए। उसके पास भी जवाब नहीं होता अभी और मुझे क्या चाहिए, तो वो चीज खत्म। लड़के को समझाया जाता है तेरी शक्ल देख, लड़की सुंदर है, कम से कम तेरे से ज्यादा सुंदर है, और हाँ लड़की वाले पैसा भी लगा रहे हैं ये मत भूलियो, गाड़ी तो पक्का देंगे। तू 10 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा, 25 लाख का मामला बिचौलिए से सेट है। उसने इशारा इशारा आंखों ही आंखों में इशारा हो गया है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया है, दिल हमारा तुम्हारा एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया है। तो इस तरह से शादी होती है। बिजनेसमैन फैमिली में कहा जाता है मेरे पास 2 फैक्ट्री है, पट्टों के पास 5 फैक्ट्री है, सारा माल सप्लाई हमें को मिलेगा, भाई कहीं बाहर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें वेंडर टेंडर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह से मिलता रहेगा। तेरा ससुर बना है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, दामाद बना दो, चिपका दो, एक बार किसी तरह अपने मैटर को फिट कर दो, अपना प्रोडक्ट एक बार घुसा दो, और फिर बाद में पास करना उनकी जिम्मेवारी है, अब उनकी मजबूरी है, अब ये उसको कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी परंपराएं, हमारे ट्रेडिशंस
कहीं ना कहीं कुछ चीजों को विसंगतियों में ढाल देते हैं, और लड़के और लड़की बाद में जब आते हैं तो उन्हें दोनों को पता लगता है कि दोनों को ये चीजें तो चाहिए ही नहीं थी जिसके लिए वो मिल बैठे हैं। अब मिल बैठे तो वही वाली बात, भागने तो देगा नहीं, सबकी इज्जत अड़ जाएगी, किसी की बेइज्जती हो जाएगी। मतलब शादी तुम करोगे, बेइज्जती कईयों की हो सकती है, ये ध्यान रखना। मतलब ये दो लोगों का मैटर नहीं है, इसको ये दो लोगों का मैटर मत समझना। इसमें कईयों के कपड़े उतर सकते हैं और कई लोग बुरी तरह हर्ट हो सकते हैं, कई रिश्ते नाते टूट सकते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। तो मैरिज को बहुत ही गंभीर मामला हमें बनाना है। इट्स नॉट सो इजी टास्क। इसको इजी टास्क की तरह नहीं करना। छोरा जवान हो गया, अब लड़की ढूंढ लो, लड़की जवान हो गई है, लड़का ढूंढ लो। ये दो बातें होती हैं। लड़का अमीर है, लड़की सुंदर है, पैसा कमा रही है, और आजकल तो ये होगा लड़की का भी पैकेज अच्छा खासा है। तो ये पैकेज की जो मैरिज है सबसे भ्रष्ट मैरिज होती है, जो मैं मानता हूँ, जो पैकेज टू पैकेज होती है कि भाई उसका पैकेज इतने का, इतना पैकेज इतने का। बाद में गड़बड़ हो जाती है, भकुड़ दोष। जिन लोगों की कुंडलियों में भकुड़ दोष होता है, ना लड़का लड़की को दे के राजी, ना लड़की लड़के को दे के राजी। इस कोर्स में सिखाऊंगा भकुड़ दोष कैसे पैदा होता है, कुंडली मिलान कैसे करनी चाहिए, एक एग्जैक्ट कुंडली मिलान कैसे होनी चाहिए। और फिर हम कहते हैं मैरिज तो ठीक ठाक ही चल रही है, गड़बड़ कुछ नहीं है। फिर हम ज्योतिषी लोग उठते हैं और उठ करके सप्तम भाव पे गोलाबारी शुरू कर देते हैं। पाप ग्रह बैठा है कि पुण्य ग्रह बैठा है, ये मैटर ही नहीं मेरे भाई। पहले ये तो समझ लो शादी है क्या। अभी तो हम कंफ्यूज हैं, ये दो आत्माओं का मिलन है या मन का मिलन है या दो शरीर का मिलन है। पहले ये तो क्लियर हो जाए, फिर ही तो आप समझ पाएंगे कि भाई मुझे जज क्या करना है। आपने एक मोबाइल लेना है, आपको पता तो होना चाहिए उसमें आपने क्वालिटी क्या देखनी है, आपने उसमें डाटा देखना है, आपने उसकी स्पीड देखनी है, आपने देखना क्या है उसमें। जब तो आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई मोबाइल इस बार अच्छा हाथ लगा है, कि डाटा का स्पेस बहुत अच्छा है और स्पीड बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो आपको समझना होगा। तो हम देते हैं तीन फैक्टर्स को जगह देंगे। सोल, मन यानी कि माइंड, आपका मन हिंदी में, सोल मैंने आत्मा, और शरीर बॉडी यानी कि फिजिकल। कमाल की बात, हमें तो तीनों ही चाहिए। इस गोल दायरे से बाहर हम एक भी चीज को बाहर नहीं निकाल। एक भी चीज बाहर जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आप सभी लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो ज्योतिष की निगाह से देखेंगे, सोल तो सन है, मन तो मून है, फिजिकल क्या है, फिजिकल इज मार्स। पर विडंबना देखिए, तीनों ही चेक नहीं होते ना। शादी का कारक ग्रह गुरु, लड़के का पत्नी का कारक ग्रह शुक्र। ये हमारा सबसे बड़ा गलती खाने का चांस है। हम कहते हैं जी रेस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज इज वीनस इन केस ऑफ द मेल चार्ट, और इन केस ऑफ फीमेल चार्ट देयर इज जुपिटर। आप बताइए शादियां अब ऐसे होंगी इस तरह के कुंडली मिलान से, तो बचेंगी कि रहेंगी। तो ज्योतिषी क्या करता है, ज्योतिषी क्या करता है, वो शुक्र को देखने वाला ज्योतिषी और गुरु को देखने वाला ज्योतिषी उच्च कोटि का ज्योतिषी अपने आप को मानता है। पर ये सब्जेक्ट बहुत डेप्थफुल है। उसे पता ही नहीं फलित के अंदर कि शुक्र और जुपिटर केवल उसका साथी ढूंढ के लाने वाले ग्रह, कि वो किस क्वालिटी का आ रहा है बस।
शादी का प्रोसेस बृहस्पति करा देता है, बाकी काम की इति श्री हो जाती है। अब इस बात को हमने समझने के लिए हमें हमारे हिंदुस्तानी फेरों को देखना पड़ेगा कि शादी हमारी क्या होती है। इससे पता चलेगा कि ज्योतिष की गंभीरता क्या है। और हर धर्म में, ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल हिंदू धर्म की बात चाहिए, चाहे आप क्रिश्चियन, उसको सिर्फ आपने प्लेनेट से जोड़ना है। एक्टिविटीज में वो प्लेनेट आएंगे ही आएंगे। अब आपने देखिए हमारे यहाँ पे फेरे हो रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित हो रही है और लड़का लड़की जो है मूव ऑन हो रहे हैं, बॉय एंड गर्ल। बीच में एक व्यक्ति बैठा है जिसे स्पिरिचुअल व्यक्ति कहा जाता है, जो है पंडित जी हिंदुओं में, मुसलमानों में मौलवी, और क्रिश्चियनों के अंदर जो है फादर बोला जाता है जिन्हें, और सिखों के अंदर ग्रंथी बोला जाता है, जो ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले ग्रंथी होते वो अक्सर होते हैं। इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम एक मानते हैं कि इसको गुरु ग्रह से देखो। जो पंडित होता है पाठ पूजा कराने वाला, वो गुरु ग्रह होता है, यूर जुपिटर, जो दोनों लोगों की बॉन्डिंग को पक्का कर रहा है। तो कह रहा है जो आपको समझा रहा है, गुरु का काम है समझाना, गुरु का मामला है ज्ञान से। जो आपको प्रीच कर रहा है कि भाई शादी के समय ये मामला है, ये 7 फेरे हैं, 7 फेरों में 3.5 फेरे लगेंगे और इसी तरीके से रोटेशन होगा, और आपको ये 7 वचन में हाँ कहनी पड़ेगी। लड़के के लिए 7 वचन अलग हैं, लड़की के लिए 7 वचन अलग हैं। इसीलिए सप्तम भाव से संबंध है इसका। 7 वचन 7 फेरे, सप्तम भाव, कुंडली जुड़ा हुआ है विषय। अब यहाँ पर हम देखें तो गुरुजी महाराज बैठे यानी पंडित जी बैठे, मुस्लिमों के लिए मौलवी बैठा, स्टैंड फॉर द, मतलब रिलेटेड टू द जुपिटर प्लैनेट। अग्नि के फेरे, अग्नि, अग्नि क्या है यहाँ पर? अग्नि 2 प्रकार की है, ध्यान रखिएगा। अग्नि 2 प्रकार की है, एक सूर्य की अग्नि और एक जो हमारे घरों में दधक रही अग्नि वो। पर हम यज्ञ की अग्नि को यानी अग्नि देवता का आह्वान करते हैं। अग्नि देवता मीन्स रिलेटेड टू द मार्स, रिलेटेड टू द मार्स, क्योंकि उसका स्वभाव अग्नि का मंगल वाला है। अब हमारे पास और कौन है जी? अब हमारे पास हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है। तो मंगल जो है अग्नि हो गया, अग्नि को मार्स। आपको जानकर के हैरानी होगी, कोई भी धर्म चुपचाप शादी करने को इजाजत नहीं देता कि 2 लोग आपस में मिलके और कह दे जी ओके ओके चलो कल से यू आर माई हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ। कोई धर्म इस बात की आज्ञा नहीं देता। और हर धर्म में है कि फेरे कहीं पर भी कर लो, मंदिर में जरूर जाओ, मस्जिद में जरूर जाओ, फादर के घर जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मत्था टेक करके आओ, उसके बाद प्रारंभ करेंगे। आपने जो मैरिज लाइफ को प्रारंभ करना उसके बाद करना है। एंड ये सब धार्मिक प्लेस स्टैंड फॉर द अगेन जुपिटर। बृहस्पति के आशीर्वाद से 2 लोगों का बंधन होता है, समझना, 2 लोगों का बंधन होता है बृहस्पति के आशीर्वाद से। बॉन्डिंग, बंधन तो होगा। अब लड़का क्या है और लड़की क्या है, मेल क्या है और फीमेल क्या है? मेल comes from the Mars, female comes from the moon या Venus, Venus always remember, female comes from the Venus, male comes from the Mars। अब आपने समझना है, यहाँ मंगल और शुक्र का मिलन हुआ है, जिसे कि हम काफी नेगेटिव योग मानते हैं। बड़ी विडंबना है ज्योतिष में, आपको पता चलेगा मंगल और शुक्र का योग बहुत अच्छा होता है मैरिज के एस्पेक्ट्स में, और इसे हम गलत ले लेते हैं। वो गलत किस वे में गलत जाता है और कब जाता है ये भी आपको इस कोर्स के दौरान पता चलेगा। आज तो एक इंट्रोडक्टरी आपके लिए इंट्रोडक्शन मिल रहा है कि शादी होती कैसे है, मतलब हमारे समाज में शादियां कैसे होती हैं।
अब कुछ समाज के लोग जब आते हैं, आते नहीं, बुलाए जाते हैं, हाथ जोड़ के बुलाए जाते हैं। किस लिए बुलाए जाते हैं? हमें लगता है कि यार वो गवाही देंगे कि यार इतने लोगों के बीच में 2 लोगों का शादी हुआ था, हम उसके विटनेस। नहीं नहीं, एक्चुअली में ज्योतिष की निगाह से देखें तो वो चंद्रमा है। मून इज योर सोसाइटी, मून इज योर सोसाइटी, और मून इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैरिज। हर आदमी ख्वाब पाल के बैठता है, मेरी शादी में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा होना चाहिए, टेंट लगवाएंगे, बैंड बाजा बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ दिनों पहले ये सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। उसके गीत संगीत बजने शुरू हो जाते हैं, म्यूजिक शुरू हो जाता है। मातम का संगीत नहीं बजाया जाता, उसकी पिटाई हो सकती है अगर बैंड बाजे वाला गलती से मातम का संगीत बजा रहा है, तो उसकी पिटाई भी पॉसिबल है, तो बहुत बुरा माना है और होना भी नहीं चाहिए। आप देखिए तो चंद्रमा का बड़ा भारी महत्व, तो समाज सोसाइटी हमारा चंद्रमा है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है मैरिज के। और कौन जिम्मेवार है? उन जो लोग शादी को जिम्मेवार होते हैं, उनको आप पॉइंट आउट कर लीजिए। वो सारे प्लेनेट, वो सारे प्लेनेट आपकी शादी के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। और अगर शादी को चलाने का मुद्दा आएगा या किसी और चीज का मुद्दा आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो पॉइंट आउट भी करना है। पॉइंट आउट क्या करेंगे आप? सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि हमारे हिंदुओं में अग्नि के फेरे क्यों किए जाते हैं? वाई? फायर, फायर की पूजा क्यों? और आप हैरान होंगे, उसमें जो देवी देवताओं को आहुति दी जाती है, उसमें 70% हवन में वो आहुति दी जाती है जो हवन के समय में, हवन विधि के समय में जो आहुतियां दी जाती है वही दी जाती है। सिर्फ एक साकोचार अलग पढ़ा जाता है। साकोचार का मतलब होता है कि कथा गाई जाती है एक प्रकार से। पहले तो राम और सीता के विवाह का साकोचार होता था, पर कुछ लोगों ने विरोध किया तो अब नहीं होता है। तो रुक्मणी जी के और कृष्ण जी के विवाह का साकोचार पढ़ा जाता है। तो इसलिए पढ़ा जाता है कि ये 2 लोगों का आशीर्वाद से आपका घर बसा रहे, यानी कि मंगल गीत गाए जाते हैं। और मंगल गीत आपकी हैप्पी मैरिज की शुभकामना के लिए की गई प्रार्थनाएं हैं, एक नटशेल में बता रहा हूं आपको। और फेरों के समय की घटनाओं को बताया जाता है साकोचार के माध्यम से साकोचार ही कहते हैं। ये मैं शुद्ध शब्द ही बोल रहा हूँ, ये कोई लोकल वर्ड नहीं है, एक्चुअली उसे साकोचार ही कहते हैं। अब यहाँ पर अग्नि के फेरे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि अग्नि का संबंध शुक्र ग्रह से है। एंड फायर सेव्स आवर मैरिज, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जेविटी। अगर लॉन्जेबिलिटी ऑफ मैरिज या ड्यूरेबिलिटी ऑफ मैरिज, कुछ भी आप कह लो, लॉन्जेविटी कह लो, तो फायर से आती है। फायर सेव्स द मैरिज। वीनस, आपके घर में जो अग्नि दिशा है, साउथ और ईस्ट, वो अग्नि कोण है। और अग्नि कोण की जोन में शुक्र ग्रह का वास होता है, इसलिए कहते हैं वहां पर रसोई बना दो। अग्नि है तो वहां पे रसोई बना देनी चाहिए, क्योंकि स्त्री वहीं रहेगी मैक्सिमम टाइम, फीमेल वहीं रहेगी। इसलिए रसोई का संबंध जो है शुक्र से है, रसोई का संबंध शुक्र से है। और ध्यान रखिए, इसको कोई महिलाओं को ऐसा नहीं सोचना है मेरे बारे में कि बायस्ड है कि नहीं है सुनील वशिष्ठ। सुनील वशिष्ठ बहुत ही अनबायस्ड आदमी है वैसे तो, कि मैं महिलाओं के तरफदारी नहीं करता हूं। पर जो महिलाएं रसोई से, किचन से हट रही हैं ड्यू टू सम लैक ऑफ टाइम कह लो, या लैक ऑफ नॉलेज कह लो, या ईगो प्रॉब्लम कह लो,
कि भाई ये क्या हमारा काम है, या तो नौकर रहेंगे या नौकर काम करेंगे। महिला को रसोई में 2 से 3 बार अपने दिन में जरूर जाना चाहिए, चाहे वो काम करे या ना करे। अगर उसे नौकरों से भी काम कराना है, जिस समय नौकर खाना बनाए तो उसको वहीं पे स्टैंड बाई मोड पे जाना चाहिए, मतलब वहां पे खड़ा होना जरूरी है। ये मैं आपको कुछ सूत्र बताऊंगा हैप्पी मैरिज लाइफ के। आपको पता है रसोई में बैठ के खाना खाने से राहु का असर नहीं होता। अभी कुछ खुराफाती लोग बच गए हैं ना, जिनका हमने जिक्र नहीं करा, जो चाहते हैं कि शादी क्यों हुई, हो गई तो कोई बात नहीं, अब चला के दिखाओ तब मानेंगे। अंदर ही अंदर से ईर्ष्या करते हैं और आपकी शादी से खुश नहीं होते, और वो हमेशा भरसक प्रयास करते रहते हैं कि ये शादी टूट जाए, ये गठबंधन टूट जाए, दोनों में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थॉट्स आ जाए। वो लोग आपकी जिंदगी का राहु है, वो आपकी जिंदगी का राहु है। और ध्यान रहे, रसोई में बैठ करके खाना खाने वाले पर राहु अटैक नहीं करता। आई एम रिपीटिंग अगेन, रसोई में बैठ करके खाना खाने वाले के ऊपर राहु अटैक नहीं करता। अगर पुरुष की कुंडली में राहु का असर आ रहा है तो उसे हफ्ते में 3-4 बार, 5 बार और 7 दिन खाएं तो बेस्ट। उसे रसोई में बैठ करके ही भोजन करना चाहिए। पति पत्नी में दिक्कत आ जाए तो छोटा सा ही स्थान बना ले रसोई में बैठ के। अगर रसोई छोटी है तो कोई टेबल वगैरह लगा लें, खाने के समय खड़े खड़े खा लें। हम शादियों में जाते हैं, वहां पर भी तो खड़े खड़े खा लेते हैं, वहां तो नहीं कहते हम बैठेंगे। और आपको डाइनिंग टेबल पर आने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे भारतीय रसोइयों में ये व्यवस्था थी कि घर में बैठे, रसोई में बैठ के ही भोजन परोसा जाता था, और उस समय मैरिज को बिगाड़ने वाला राहु गायब था। ये मैं एस्ट्रोलॉजिकल आपको लॉजिक दे रहा हूं कि जब से हमने रसोई की तरफ रुख बंद कर दिया है, यानी कि अपने शुक्र ग्रह को हमने याद करना बंद कर दिया है, वो अग्नि देवता जिनके समक्ष हमने फेरे लिए थे, जो हमें आशीर्वाद देता है लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज का, हम उससे दूर हो गए, हमने जाना ही बंद कर दिया। हम तो बड़े आदमी हो गए, पैसे वाले हो गए, लाखों रुपए कमा रहे हैं, और हमारे पास तो टाइम का अभाव है। रसोई में जरूर जाए, ऐसे कड़छी हिलाएं, ज्यादा काम ना करें बेशक, किसी की हेल्प लेते, मैं ये नहीं कहता नौकरों को निकाल दो, नौकरों से काम लीजिए, सब्जी कटवाइए और करिए, खुद उसमें छोंक लगाइए, थोड़ा बहुत हाथ बटाइए। मालकिन का खड़ा होना बहुत जरूरी है। एक चीज रिमेंबर, मालकिन शुक्र ग्रह, मालकिन शुक्र ग्रह जैसे ही वो अग्नि से दूर जाएगी, और अग्नि का प्योर स्वभाव मंगल है, मंगल अट्रैक्ट्स वीनस एंड वीनस अट्रैक्टेड बाय द मार्स। ऑलवेज रिमेंबर, दोनों एक दूसरे से भरसक अट्रैक्टेड हैं। लड़के को कितना रोक लो, लड़की के प्रति वो अट्रैक्टेड होगा ही होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और लड़की को कितना मर्जी रोक लो, वो लड़के के प्रति आकर्षित होगी ही होगी। ये नहीं मैं कह रहा कि किसके प्रति हो, किसी के भी होगी ही होगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जब हम पैदा हुए तो भगवान ने अंदर डाल के भेज दिया था, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप उसे ब्रह्मचारी में डाल दो, आप उसको बेचारे को सन्यासी बना दो, कुछ कर लो, जितना मर्जी मांजना तोलना है, ठोकना पीटना, कुछ करके देख लो, अट्रैक्शन आएगा। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, मैन कम्स फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन कम्स फ्रॉम द वीनस, एंड दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, दैट इज ए नेचुरल, ये नेचुरल अट्रैक्शन है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जो रोकने का प्रयास करेगा वो खुद पागल हो जाएगा, और खुद पागल होने के बाद दूसरों को पागल करेगा। ये ध्यान रखना, पागल आप खुद के लिए हार्मफुल नहीं है, पागल दूसरों के लिए ज्यादा हार्मफुल है, वो आपको भी नहीं बख्शने वाला। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर,
कोई अगर ऐसे चक्कर लगा रहा है ना कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं फलाना शुदा नहीं हूँ, भाई उससे सावधान, कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। शादीशुदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई कुंठाएं हमारे अंदर जन्म ले जाती हैं और उनका इलाज डॉक्टरों के पास तो कम से कम नहीं है। लड़ो झगड़ो जैसा है करना करो, बट रिलेशनशिप में रहो। चाहे शादी वाला रिलेशन हो, चाहे लिव इन रिलेशन, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। इमोशंस को शेयर करने के लिए जगह होनी चाहिए। आप मनुष्य हैं, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप इनसे अलग नहीं हो। आपने मनुष्य होने का फर्ज निभाना है, आपने मनुष्य होने का पूरा पूरा प्रदर्शन करना है। अगर आप मनुष्य हैं तो अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा? अगर आप मनुष्य है तो प्रेम का बीज आपके अंदर क्यों नहीं होगा? और आपके अंदर प्रेम का बीज है तो जीवन साथी की कल्पना क्यों नहीं होगी? इन सब चीजों से बाहर जाइए, बच्चों में बीज डाल दीजिए, बेटा तेरी तो शादी हम करेंगे। शादी चाहे तेरी पसंद से करें, पर शादी तो तेरी करेंगे। शादी नहीं करेंगे तो रिलेशन में आते, रिलेशन की तरफ आगे बढ़ाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें मैच्योर कीजिए। मैच्योर व्यक्ति अपने रिलेशंस को लेके अक्सर बहुत गंभीर होते हैं। अनमेच्योर लोग बहुत ज्यादा बेवकूफियां दिखाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कि बंदर के हाथ में आ गया उस्तरा, आपने शेविंग क्रीम लगा दी और आपको कहा कि देखिए शीशे में देखिएगा और बना देखते रहिए और काटते रहिए शेविंग को। बिल्कुल गलत है, इट्स वेरी हार्मफुल। ये आपको बिल्कुल पागलपन के उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां डॉक्टर तो आपको वापस नहीं ला के सकते, इस जन्म में तो नहीं ला सकते आप। इसलिए मस्ट बेटर है कि आपको इस शादी को ही समझ लेना ज्यादा उपयुक्त रहेगा, इस विवाह संबंधों को समझ लेना ही ज्यादा उपयुक्त रहेगा। और कुंडलियों को देख के कभी ना घबराएं, क्योंकि ये बंधन, ये गठबंधन जो सप्तम भाव से आते हैं, जितना गहराई में जाओगे, जितना आप गूढ़ता में जाओगे, उतना उसके मैच्योर हो जाओगे, उतने आप कुशल कारीगर हो जाओगे, स्किल्ड एक्सपर्ट हो जाओगे, और आप विवाह को इतने आराम से चलाने में सक्षम हो जाओगे कि पूछो। और जिन इस कोर्स को, मेरा निश्चित रूप से वादा है आपसे, ये कोर्स खत्म होता होता बहुत सारे लोगों की मैरिज लाइफ को ठीक कर देगा। ये मेरा कोर्स पूरा होता होता, जैसे आयुर्वेद के कोर्स में कुछ लोगों ने परिवर्तन कर लिया, आयुर्वेद के कोर्स को खत्म करते करते लोगों को भोजन खाना आ गया, लोगों को भोजन करना आ गया। लोग 40 साल के थे या 60 साल के थे या 30 साल के थे, मुद्दा है नहीं उम्र का, उनको अभी तक पता ही नहीं था कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। खा तो हम बचपन से रहे हैं, परंतु वही शादी में तो हम सदा देखते आए हैं, या तो हमारे घर में हो रही है, पड़ोसियों के यहाँ हो रही है, रिश्तेदारों के यहाँ हो रही है, मिलने वालों के यहाँ हो रही है। शादियां तो हमारे देश में एक उत्सव है, एक सेलिब्रेशन है, वो तो हम हर वक्त देखते रहते हैं। परंतु जी कितना पाते हैं, कितने लोग इसको जी पाते हैं, मुद्दा तो ये है, कितने लोग इसको एंजॉय कर पाते हैं, मुद्दा तो ये है। और जो समझ जाते हैं वो जी जाते हैं, वो वो इस चीज को एंजॉय करते हैं। निश्चित रूप से आपको अपने स्पाउस से प्रेम होने लगेगा इस कोर्स को करने के बाद, ऑटोमेटिक, क्योंकि आप में नोइंगनेस आ जाएगी कि भाई, जिसे मैं अचंबे का बच्चा मान रहा हूं या मान रही हूं कि अचंबे का बच्चा मेरे जीवन में कहां से आ गया घूमता फिरता, ये ऐसे ही नहीं आया। मैंने पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब था, ये पिछले जन्मों से इसका कनेक्शन था, जो कनेक्शन सोल लेवल का कनेक्शन था, ये उसको निभाने आया है या ये निभाने आई है। और इसकी जो गलतियां हैं वो तेरा हिसाब किताब चुकता कर रही है। जिसे तू गलतियां कहता है, जिसे तू बेवकूफियां कहता है सामने वाले की, या अपने ऊपर अत्याचार कहता है, ये सब तेरा मुद्दा ही सॉर्ट आउट करने आई। ये आपके कर्मों को, आपके नेगेटिव कर्मों को कम करने आई है या समाप्त करने आई है। इस चीज की नोइंगनेस तो होगी ही होगी, साथ में उपाय भी बताऊंगा कि मैरिज को बचाने के उपाय क्या है, जिससे आप और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी मैरिज में। हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर तो मैं नहीं बदल पाऊंगा,
वो तो मजबूरी है, पर हाँ इम्प्रूवमेंट जरूर आए। पर वही वाली बात है, मैं जैसे इम्प्रूवमेंट का नाम लेता हूँ हर कोई दौड़ लगानी शुरू कर देता है कि मेरी शादी मेरी शादी। ऐसे नहीं करना। ये ध्यान रखना, ये कोर्स आपके अपने लिए नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ जो कोर्स कराता हूँ ये आपके लिए है, परंतु ये कोर्स आपके लिए नहीं। ये कोर्स समाज के लिए है, ये कोर्स आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये याद रखना, इस कोर्स का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करना है। इट्स योर ड्यूटी। ये आपको जो आप समझोगे, जो मैं आपको अनमोल मोती दूंगा, जो मैं आपको अनमोल खजाना दूंगा, इस सूत्रों को निकाल निकाल करके ज्योतिष के माध्यम से अपने अनुभवों के मोती जो मैं आपको दूंगा, ये सारी जगह बखेर देने, ये सारी जगह फैला देने, अपने परिवार से शुरू करना है और लोगों को बढ़ाते हुए चले जाना है। क्योंकि इसमें इस कोर्स की समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं हर एक को तो नहीं कह सकता कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो। मैं हर एक को तो नहीं कह सकता कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि उन्हें ज्योतिष का इंटरेस्ट हो सकता ना हो। पर आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताई जाएंगी कि पत्नी को कहाँ पर रात्रिकालीन सोना चाहिए, पति के दाईं तरफ के बाईं तरफ। मैं ये आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो आपको वेद से आई है। ये ध्यान रखना, मेरी तो मैं कभी कुछ नहीं बनाता। ये ध्यान रखना कि मेरा जो आधार होता है ये अपने पुराने ग्रंथ होते हैं, पुराने उपनिषद होते हैं, और उनसे बढ़िया कोई सोर्स नहीं। हम कई बार जो है गलतियां खा जाते हैं। इवन लड़के लड़कियों को बेचारों को ये भी नहीं पता कि उन्हें सोना कहाँ चाहिए। पिलंग पर कि दाएं या बाएं, यानी कि लड़की को किस तरफ सोना चाहिए। आप ये जो जेब देख रहे हो ना, जेब, ये राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट है, लेफ्ट। सबको पता है ये लेफ्ट साइड है। बस पत्नी को भी इस तरफ ही रखना है, और ये ध्यान रखना इस जेब पर अधिकार उसी का है, और आपके हृदय पर भी अधिकार उसी का है। इसलिए उसे हृदयगामिनी बोला गया है। हृदयगामिनी, हृदय में गमन करने वाली, हृदय में भ्रमण करने वाली। इसलिए ये आज का पहली रेमेडी है। सबसे पहले सुधार कीजिए। अगर हम गलत सो रहे हैं, कभी कभी पति पत्नी को पता ही नहीं होता, दोनों तरफ से ओपन होता है, कहीं से भी आके कोई भी लेट जाता है। पर ये मैरिज की बड़ी प्रॉब्लम है। और सिंगल गद्दा होना चाहिए। कभी कभी बड़ा जो डबल बेड होता है उसमें दो गद्दे होते हैं। ये दो गद्दे, ये खबरदार, ये दो गद्दे अच्छे नहीं होते। ये कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस ब्रेन के अंदर दिक्कतें पैदा करते हैं। सर दिल भी तो लेफ्ट में ही होता है। अजी मैंने वही तो कहा है, हृदय गामिनी, हृदय में गमन करने वाली। लेफ्ट सही साइड, है, लेफ्ट साइड आपकी वाइफ का है। सही है। मैंने कहा हृदय पर उसी का अधिकार है, इस लेफ्ट जेब पर उसी का अधिकार है, और इसलिए उसको लेफ्ट में रखिए। वो आपके आपके हृदय को भी बचाएगी और आपकी जेब को भी बचाएगी। ये भी ध्यान रखना। और अगर आपने राइट साइड में सुलाया तो इन दोनों चीजों पे अटैक होगा। ये ध्यान रखना, हृदय के ऊपर भी अटैक होगा और आपकी जेब पर भी अटैक होगा। अगर वाइफ डिमांडिंग हो रही है तो इसका मतलब सावधान, वो आपसे बहुत नाराज है। बेशक वो बोल नहीं रही है, अगर वो कह रही है ये करवा के दो वो करा के दो, दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो एस्ट्रोलॉजिकली बहुत आपको हेल्प करेंगे, और आगे चल करके हम इन चीजों को समझ पाएंगे। तो हमने बात चल रही है कि जो हमारी जो शादी की सेरेमनी है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, यानी कि कौन कौन से ग्रह देव। हमारे यहाँ पे मान्यता ये है कि देवी देवता आकर के, देवी देवता आकर के हमारे विवाह को संपन्न कराते हैं। इसलिए ध्यान से देखना, जब पंडित जी फेरे कराते हैं उससे पहले समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उन्हें वहां पर बुलाया जाता है, उन्हें स्थान दिया जाता है, उन देवी देवताओं को वहां पर बैठने का, और फिर फेरे किए जाते हैं। मान्यता यह है कि 9 ग्रहों का आशीर्वाद उसमें शामिल किया जाता है। और शादी में आप
आपके लिए होम मतलब होमवर्क है, 9 के 9 ग्रह फाइंड आउट करो कौन से हैं आपके शादी के सेलिब्रेशन में। राहु वो है जो नहीं चाहता शादी हो, पर हो रही है, उसका बस नहीं चल रहा है, और वो नेक्स्ट प्लानिंग बना रहा है कि तुम्हारी खटिया कैसे खड़ी हो, इसमें विघन कैसे डले, इस शादी का कबाड़ा कैसे हो। इसलिए वो दो लोगों को लड़वाता है, वो कुछ ना कुछ ऐसी गाली गप्पा शुरू कर देता है जिससे आपका पंगा दंगा शुरू हो जाए। शनि कौन है वहां पर, राहु कौन है वहां पर, केतु कौन है, मंगल तो आपको पता ही है, शुक्र भी आप पकड़ लोगे, चंद्रमा भी पकड़ लोगे। और हाँ ध्यान रखना, सभी लोग तो नए कपड़े पहन के आते हैं, कुछ तो नई ड्रेस सिलवाते हैं शादी में। नया कपड़ा जो होता है ना, ये चंद्रमा होता है, ध्यान रहे। नया कपड़ा पहनने से चंद्रमा ठीक हो जाता है। इसलिए जिस दिन जो व्यक्ति नया कपड़ा धारण करता है ना, उस दिन उसका मन बड़ा खुश होता है। आप देखना, चाहे हो 2 दिन के लिए खुश, जैसे ही नया कोट पैंट पहनेगा या स्त्री नया साड़ी पहनेगी, नया ड्रेस पहनेंगे, जो स्त्री हो या पुरुष, ये एक नेचुरल प्रभाव है चंद्रमा का। जैसे ही वो पहनेंगे तो उनका चंद्रमा ठीक होगा। तो अश्वनी जी ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो चंद्रमा ठीक करना है कपड़े पहना पहना करके, ठीक है सर। तो उन्हें बताइएगा, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने, बिल्कुल भी, चंद्रमा खराब हो जाएगा। खास करके जुराब अगर फटी हुई हो, बिल्कुल ना पहने। बनियान की तो हम काफी परवाह करते ही नहीं इंडियन लोग, तो कईयों का तो प्रदर्शन पूरा जारी रहता है। वो कहते हैं नहीं हम पैसा बचा रहे हैं, पर चंद्रमा को खराब कर रहे हैं, चंद्रमा खराब हो जाता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। जो अंडरवियर्स होते हैं वो बेशक देखने में किसी को नहीं दिखाई देते, चाहे जुराब हो, चाहे मोजा हो, चाहे आपकी बनियान हो, परंतु अगर उनमें छेद हो गए हैं तो ये आपके मूड को बिगाड़ सकते हैं। चलिए, ऐसे छोटे छोटे मैं टिप्स देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। हम लोग पीपीटी से ज्यादा मैंने सोचा है कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा लिखने का, क्योंकि पीपीटी पे मेरे पास समझ आने के लिए कोई ऐसी चीज है नहीं, और ये एक ऐसा विषय है कि कहाँ से कहाँ घूम जाए मुझे खुद को नहीं पता रहेगा। पीपीटी में तो फिर मैं मशीन की तरह काम करने लग जाऊंगा, तो वो भी एक मेरे साथ समस्या है। तो मैं इस विषय को मन से पढ़ाना चाहता हूँ, अपने अनुभवों के साथ पढ़ाना चाहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को आपको देना चाहता हूँ। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है, थैंक आज यू मैंने कुछ कराया ही नहीं है। कई लोगों के क्वेश्चन होंगे, कुछ लोगों को नहीं रोकने की आदत है, तो मैं रुकूंगा ही नहीं आज। है विवाह, थैंक यू गुरु विवाह जी। जो है हंसता खेलता होना चाहिए। ये क्लास भी एंजॉय के लिए होनी चाहिए, टेंशन में मत आना। अपनी कुंडली देख के टेंशन में मत आ जाना है, है कि कहीं देखो और आगे चले और देखो रे ये तो पाप ग्रह आ गया, ये तो शुभ ग्रह आ गया, अब क्या होगा। वो तो आ चुके जो आने थे, है जी, जो आ रहा है आने दो, सभी का जो स्वागत। आने थे वो आ चुके हैं अब तो। नहीं, प्रदीप जी का तो बहुत ही अच्छा हिसाब है कि बहुत ही बढ़िया है, वेल एक्सपीरियंस्ड है। गुरु जी मेरे 42 साल हो गए हैं। शादी को? यस सर। नहीं, 42 तक तो प्रदीप जी सारे सुधर जाते हैं। हम तो पहले दिन सुधरे हैं। 42वां साल राहु का है, 42वां साल राहु का होता है प्रदीप जी। और राहु जो है ना, इंसान को महाअनुभवी बनाता है। कहते हैं अनुभव शनि कराता है, तो महाअनुभव शनि राहु कराता है। तो 42 में पहुंच के तो सारे महाअनुभवी हो जाते हैं। चलिए, आप महाअनुभव की दौड़ में सबसे आगे हैं, ये हमारे लिए भी अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जरूर, आप लोग व्हाट्सएप पे नया ग्रुप बनाए, इसमें क्रांति लेके आए। क्रांति नहीं, क्रांति गलत शब्द है, हमारे यहाँ क्रांतिकारी भी है, कहीं क्रांति ना पैदा कर दे। जो है इस ग्रुप के अंदर जो है एक नई ताजगी लेके आए। अपने अपने कमेंट्स करें, अपने अपने वो दें, अपने व्यूज दें, इस विषय में कैसा लगा आपको, क्लास कैसी लगी, वो सब बताएं। और प्लीज मैं एक और बात कहूंगा, किसी अन्य एस्ट्रोलॉजर के कोई भी वीडियो हमारे किसी भी ग्रुप में शेयर ना करें। वो अगर उन्हें वो एस्ट्रोलॉजर अच्छा लग रहा है तो अपने ग्रुप में डालें, अपने मित्रों को बांटें, पर हमारे उसमें नहीं करें, क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का, समझाने का तरीका अलग होता है। उससे दिग्भ्रमित हो सकते हैं कुछ लोग। वो चीजें मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्रुप में कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जाए कि आज ही कोई फिर वो मैरिज से रिलेटेड और चीजों को ले लेकर के आए। आप
में से मैक्सिमम लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कुछ नयों को छोड़ के। वो मुझे जानते हैं, मेरे नेचर को जानते हैं। मैं कोशिश करता हूं मैं बिल्कुल डेप्थ लेवल तक ले जाने की, फलित को बहुत डेप्थ लेवल तक ले जाने का प्रयास करता हूं। जितना मेरा पास अनुभव और ज्ञान है, मैं अपना पूरा उसका प्रयोग करता हूं। तो ऐसा ना हो कि कोई मुझे कहे जी वो तो ये चीज ऐसे था, वो फलाना ऐसे बता रहा था, वो उस वीडियो में तो ये था। उससे क्या होता है कि फिर मैं डिस्टर्ब होता हूँ कि मुझे फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। कोई कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे गुरु ने आशीर्वाद दे रखा है, तो बेशक मैं कैसा भी हूँ, पर मैं पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया। इस चीज का आप इत्मीनान रखिएगा, वो मेरे गुरु का आशीर्वाद है मेरे साथ इस मामले में। और दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, पढ़ाने के मामले में और जो सिखाने के मामले में जो मैं आपको देने में सक्षम हूँ, जितना मैं समझता हूँ उतना नहीं। आज ही मेरी स्टाफ मेंबर टैरेट कार्ड के बारे में पूछ रही थी। हमारा एक टैरेट कार्ड का कोर्स चलने वाला है, और जो हमारी एक पुरानी स्टूडेंट्स करा रही है, मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट 11-12 साल पुरानी स्टूडेंट्स उसको सिखाएगी। तो मुझसे पूछने लगे सर ये कैसे। मैंने कहा भाई टैरेट के बारे में मुझे नहीं पता एक पैसे का, तो जो पूछना है उनसे ही पूछो। तो जो मुझे ज्ञान नहीं होगा मैं आपको बिल्कुल कह दूंगा भाई मैं बिल्कुल शून्य हूँ, तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। तो बहुत ही बढ़िया आप रहिए, हंसते खेलते रहिए इस ग्रुप के अंदर, बिल्कुल उदास नहीं होना, बड़ा मजे से एंजॉय कीजिएगा। ये हमारे जो जितने भी दिन सेशन चलेगा प्रभु कृपा से, वो आपको नॉलेज लेना है और इस नॉलेज को अपने पास नहीं रखना, इसको स्प्रेड आउट करना है, बताना है और समझाना है। छोटे छोटे टिप्स सभी को बताने हैं। हाँ कुछ मैं टिपिकल बताऊंगा जो कुंडली में, वो नहीं बताने क्योंकि उसमें गलती होने के चांस हैं, पर छोटी छोटी बातें बहुत आएंगी जो आपको बहुत फायदा देंगी। धन्यवाद। तो थैंक यू सर। गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank Thank you, you, Guruji. थैंक यू प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू विनय जी।